आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दोगुना कर दिया जाता है और इसका प्रतिरोध स्थिर रहे तो उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखते हैं हम इसका क्या आएगा। इसमें क्या बोल रहा है, हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, वी बराबर में आई आर होता है ओम का नियम। अब इसमें क्या बोल रहा है, तार के सिरों के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस दो गुना कर दिया जाए, यानी वी की वैल्यू हम दो गुना कर देते हैं और उसका प्रतिरोध इस तरह यानी इसका रजिस्टर है वो इस तरह रहता है, यानी इसका मान क्या है, इस तरह रहता है, ये बराबर है। तो उस तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें आई के बारे में पूछ रहा है। तो V इज प्रोपोर्शनल आई होता है, क्या जानते हैं हम, V इज प्रोपोर्शनल आई होता है। जितना आप वोल्ट में चेंज करोगे उतना ही धारा में परिवर्तन आएगा। यदि तार के बीच विभवांतर को दो गुना कर दिया जाता है तो धारा में भी परिवर्तन दो गुना हो जाएगा। तो विद्युत धारा आधी हो जाएगी, विद्युत धारा चार गुनी हो जाएगी, विद्युत धारा दो गुनी हो जाएगी। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हमारे घरों में सभी उपकरण, विद्युत उपकरण जैसे पंखे, बल्ब आदि को मुख्य लाइन के साथ किस क्रम में संयोजित किया जाता है और इसका लाभ क्या है। देखिए, हमारे पास किसी भी विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक तो होता है श्रेणी क्रम, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीरीज में लगाते हैं किसी भी लाइन को। एक तो होता है किसी भी लाइन को जब हम सीरीज में लगाते हैं, एक होता है हमारे पास सीरीज और एक होता है पैरेलल। क्या होता है, पैरेलल। सीरीज में क्या होता है कि सभी प्रतिरोधों को समांतर क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं, समांतर क्रम में लगाते हैं। और पैरेलल में क्या होता है, प्रतिरोधों को हमें समांतर क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो हमारे घरों में आने वाली हम लाइट को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ताकि वोल्टेज का मान समान रहे और स्वतंत्र रूप से मिल सके और धारा का मान भी स्वतंत्र रहे। देखते हैं इसमें क्या बोल रहे हैं कि समांतर क्रम में, ताकि प्रत्येक उपकरण में धारा वोल्टेज का मान समान रहे। ये भी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि समांतर क्रम में लगाएंगे ना, तो यदि किसी एक वायर या एक सर्किट में लाइट चली जाती है तो पूरे सर्किट को खराब करने की जरूरत नहीं है, पूरा सर्किट खराब नहीं होता है उसमें। लेकिन श्रेणी क्रम में लगाएंगे तो एक सर्किट में लाइट जाते ही पूरा सर्किट ही खराब हो जाता है, पूरे सर्किट में लाइट नहीं आएगी। मान लीजिए कि यहाँ से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, यहाँ पर गई तो यहाँ पर मान लीजिए कोई खराबी आ गई, यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है, तो बस ये वाला ही सर्किट खराब होगा, ये वाला सर्किट खराब नहीं होगा, यहाँ पर धारा आसानी से पहुँच सकती है। इसलिए हम हमारे घरों में किसी भी विद्युत को या विद्युत सर्किट को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं ताकि वोल्टेज का मान समान रहे। यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच में वोल्टेज का मान समान रहेगा, यहाँ पर वोल्टेज श्रेणी क्रम में वोल्टेज का मान अलग अलग रहेगा, क्योंकि ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, यहाँ पर प्रतिरोध है, तो इसके बीच में अलग वोल्टेज रहेगा, इसके बीच में अलग वोल्टेज रहेगा, इसके बीच में अलग वोल्टेज रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई किलोवाट घंटा का मान जूल में किसके बराबर होता है। देखिए, ये क्वेश्चन हमेशा आता है, तो इसका मान हो जाएगा 3.6 गुणा में 10⁻6 जूल, या हम इसे लिख सकते हैं 36 गुणा में 10⁵ जूल, ये इसी के बराबर है। या हम इसे लिख सकते हैं 3.6 गुणा में 10⁻6 जूल। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु नॉन मेटल कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इनमें से कौन सी एक धातु अधातु है जो कमरे के रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। और जो मरकरी है यानी जो पारा है, ये एक ऐसी धातु है, ऐसी मेटल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है, एक मेटल है। और ये क्या है, ब्रोमीन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। आपको दो एग्जांपल याद रखने हैं। मेटल में तो मरकरी हो जाएगी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, और नॉन मेटल में ब्रोमीन हो जाएगी जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस वातावरण में मुक्त होती है। देखिए, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है कि जो पेड़ पौधे होते हैं जो दिन में जो क्या करते हैं, दिन में क्या करते हैं, पत्तियों के माध्यम से CO2 गैस ग्रहण करते हैं और जड़ों के माध्यम से H2O लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। C6H12O6 प्लस में ऑक्सीजन गैस बाहर निकाल देते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होते हैं कि जो पेड़ पौधे होते हैं, जो पत्तियों यानी स्टोमेटा के माध्यम, जो पत्तियों में जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं, स्टोमेटा के माध्यम से CO2 गैस लेते हैं और जड़ों के माध्यम से H2O गैस ले लेते हैं और इसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, जिसमें C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया और ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार किसी कुंडली यानी कोइल में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF का मान किसके सीधे अनुपाती होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर चुंबकीय क्षेत्र की कुल तीव्रता के, कुंडली के कुल प्रतिरोध के, केवल कुल स्थिर चुंबकीय फ्लक्स के।
तो विद्युत का फेराडे का नियम हमें क्या बोलता है, इसका मान आ जाएगा हमारे पास विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन में। जब किसी कुंडली को हम चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हैं, जब कोई कोयल है इसको हम चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर होगी ना, वही क्या होगा, इंड्यूस ईएमएफ के सीधे अनुपाती होगा। ये हमारे पास क्या, कोयल, और ये मान लेते हैं हमारे पास ये क्या, एक चुंबकीय क्षेत्र है। जब इस कोयल को चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके जाते हैं या इसे दूर लेके जाते हैं तो एक बल इंड्यूस होता है, या एक धारा या करंट इंड्यूस होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल कहते हैं। और ये विद्युत वाहक बल किसके बराबर होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के बराबर होता है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट को विद्युत का सुचालक बनाता है। देखिए ग्रेफाइट में क्या होता है कि ग्रेफाइट होता है ना, ग्रेफाइट की संरचना कुछ ऐसी होती है, ग्रेफाइट की संरचना कुछ ऐसी होती है, और जो भी प्रत्येक कार्बन परमाणु है ना, ये प्रत्येक कार्बन परमाणु, इसके ऊपर भी एक ऐसी संरचना आएगी, आप समझ सकते हैं। ये प्रत्येक कार्बन परमाणु तीन अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। देखिए यहाँ पे ये कार्बन परमाणु, इस पर फोकस करना है आपको। ये कार्बन परमाणु है, एक तो इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और कार्बन की जो वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी होती है 4। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी मुक्त है इसमें। इसी के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है। जो 1 इलेक्ट्रॉन बच गया ना, ये घूमता रहता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ही विद्युत का सुचालक होता है। यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री होता है, जो चक्कर लगाता रहता है। इसी के कारण यह विद्युत का सुचालक होता है, यानी बेस्ट कंडक्टर ऑफ ये लाइट होता है। देखिए इसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और एक स्वतंत्र मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो यही इसी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, कार्बन परमाणु आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला या वलय रिंग बनाने की इस अद्वितीय श्रृंखला को क्या कहते हैं। देखिए कार्बन परमाणु में एक खास जानकारी यह होती है, इसमें खास विशेष बात यह होती है कि यह अन्य कार्बन परमाणु से आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, अन्य कार्बन परमाणु से आसानी से कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है और एक लंबी श्रृंखला बना लेता है। और इसके अलावा और कोई अन्य तत्व नहीं है जो इतनी लंबी श्रृंखला बना ले। और इस गुण को, कार्बन के इस गुण को ही हम क्या बोलते हैं, कैटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, CATE, कैटेनेशन बोलते हैं, NATION, कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कैटेनेशन। देखिए कार्बन के अलावा एक और एलिमेंट है जो अपने से ही कैटेशन की श्रृंखला दर्शाता है, उसका नाम क्या है, सिलिकॉन होता है। लेकिन सिलिकॉन में समस्या क्या होती है, यह मैक्सिमम 5 से 8 बॉन्ड ही बना सकता है, लंबी श्रृंखला बना सकता है। लेकिन कार्बन परमाणु बहुत ही लंबी श्रृंखला आसानी से बना लेता है। इसी गुण को हम क्या बोलते हैं, कैटेनेशन बोलते हैं, श्रृंखलन बोलते हैं। कार्बन परमाणु का उसके अन्य कार्बन परमाणु या अन्य तत्व से एक श्रृंखला बनाना, उसे क्या बोलते हैं, हम कैटेनेशन बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये रहा, जब किसी एस्टर की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH जैसे क्षार के साथ कराई जाती है तो सोडियम लवण, साबुन और अल्कोहल का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला गया है, एक होता है सोपोनिफिकेशन रिएक्शन। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है कि जब एस्टर की रिएक्शन, एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, RCOOR। इसकी रिएक्शन जब हम किसी क्षार यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH इसके साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट हमें क्या बनता है, एक तो हमारे पास से सोडियम का एक साल्ट बनता है। इस सोडियम का साल्ट कौन सा क्या होता है, इसका सूत्र RCOONA। ये तो हमारे पास एक सोडियम साल्ट होता है और इसी के साथ में एक अल्कोहल प्राप्त होता है ROH। इस रिएक्शन को सोपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, याद रखना। सोपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एस्टर की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से करवाई जाती है तो यहाँ पर हमें एक साल्ट, सोडियम का एक साल्ट जिसे हम सोडियम के कार्बोक्सिलिक साल्ट बोलते हैं, इसे RCOONA है, इसे कार्बोक्सिलिक साल्ट बोलते हैं और प्लस में अल्कोहल बनता है। ठीक है, इसे सोपोनिफिकेशन रिएक्शन के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, समान R वाले 3 प्रतिरोधों को पहली श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो दोनों स्थिति में कुल प्रतिरोध का अनुपात, यानी इसमें सीरीज के लिए बोल रहा है, किसके लिए बोल रहा है, एक तो सीरीज के लिए बोल रहा है और पैरेलल के लिए बोल रहा है, इसका अनुपात क्या होगा। देखिए हमारे पास 3 प्रतिरोध हैं, उन 3 प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, यानी श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और उसके बाद में समांतर क्रम में लगाया जाता है। तो इनसे जो हमारे पास जो कुल प्रतिरोध आएगा, तुल्य प्रतिरोध आएगा, उसका रेशियो क्या होगा। मान लीजिए कि हम कोई प्रतिरोध ले लेते हैं, R का मान 1 ओम ले लेते हैं हमारी इच्छा के अनुसार। अब इस प्रतिरोध को हमें पहले श्रेणी क्रम में लगाना है, इसके बाद में हमें इसे समांतर क्रम में लगाना है, उसके बाद में जो रेशियो आता है फिर वो रेशियो बताना है हमें। मान लीजिए ये R का मान कितना 1 है, इसे श्रेणी क्रम में लगाएंगे, इसका श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये 1 प्रतिरोध हो गया, ये 2 प्रतिरोध, ये 3 प्रतिरोध, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है, इसका मान 1 है। ये तो हमारे पास क्या होगा, श्रेणी क्रम में हो गया। तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R का मान कितना हो जाएगा, टोटल प्रतिरोध, इस टोटल प्रतिरोध का मान हो जाएगा 1 2 3 ओम हो जाएगा। अब इसी 1 ओम वाले प्रतिरोध को जब हम समांतर क्रम में लगाते हैं
ऐसे समांतर क्रम में लगाते हैं तो इसका तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा। इसका तुल्य प्रतिरोध का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है R/N। ठीक है, याद रख लेना। R का मान कितना है, प्रतिरोध का मान कितना है 1, और ऐसे कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं। यहाँ पे दिया है ना 3 प्रतिरोधों को, तो 3। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम में लगाने पर 3 ओम आया और समांतर क्रम में लगाने पर 1/3 आया। अब इसका रेशियो पूछ रहा है हमें, इसका रेशियो निकालना है। तो 3 रेशियो 1/3। तो यहाँ से 3 से गुना हो जाएगा, तो 3 तिया 9, तो 9/1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 9/1 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बात आपको यह ध्यान रखना है कि श्रेणी क्रम में जिन भी प्रतिरोधों को लगाया जाता है उनका टोटल प्रतिरोध हमेशा ज़्यादा ही आता है। जो भी प्रतिरोध हमारे पास होते हैं उनसे हमेशा ज़्यादा ही आएगा। यहाँ पे देखिए एक प्रतिरोध के जो 1 ओम का प्रतिरोध को 3 श्रेणी क्रम में 3 बार लगाया जाता है, तो टोटल प्रतिरोध 1 से तो ज़्यादा ही आया ना 3। और समांतर क्रम में क्या होता है कि जितने भी हमारे पास प्रतिरोध होते हैं उसका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में हमेशा मिनिमम से छोटा आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर टोटल तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आया, 1/3 आया, और हमारे पास प्रतिरोध का मान कितना था, 1 ओम था। तो 1 ओम से तो छोटा ही 1/3। ये बात याद रख लेना हमेशा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 9/1।